Hello and welcome to my channel. This is Kiran Gural. I hope you all are doing well. So in this video we will be covering the remaining portion of polity revision, which will cover the chapters like judiciary. Then we have Panchayati Raj institutions and urban local bodies. So basically local government, and also the remaining topics like constitutional and non-constitutional bodies, and some miscellaneous topics like cooperative societies के ऊपर एक चैप्टर था, then delimitation commission के ऊपर एक टॉपिक था, इम्पॉर्टेंट था. So we will cover all those things in fastest possible manner. So without wasting any time, let's get started with the judiciary topic. So judiciary जो है इसका सोर्स क्या है, तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, तो वहाँ से ये जुडिशरी जो है इंडिया ने लिया हुआ है. इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूएस का फेडरल जुडिशरी. ओके, सो फर्स्ट हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट एंड देन हम हाई कोर्ट पे जब करेंगे. सो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल्स 124 टू 147 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से डील करता है. स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम जजेस की जो स्ट्रेंथ है इंक्लूडिंग सीजेआई अभी 34 जो है वो फिक्स करी है एज पर रीसेंट सुप्रीम कोर्ट एक्ट ऑफ 2019. ठीक है, तो मतलब इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कौन डिटर्मिन कर रहा है, पार्लियामेंट थ्रू एन एक्ट. ये क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज हाई कोर्ट में हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो आपके प्रेसिडेंट जो है वो डिटर्मिन करते हैं. ठीक है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में 124 टू 147 आर्टिकल्स के बीच में सुप्रीम कोर्ट डिस्कस होती है. हाई कोर्ट में 214 टू 231 आर्टिकल्स नहीं याद रखनी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बट हाँ, स्ट्रेंथ जो है वो कौन डिटर्मिन करेगा, सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट डिटर्मिन करेगी. मैक्सिमम है 34 एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019. एंड स्ट्रेंथ जो है हाई कोर्ट का वो प्रेसिडेंट डिटर्मिन करते हैं. ठीक है, तो अगर आप देखेंगे प्रेजेंटली 25 हाई कोर्ट्स है इंडिया में. सुप्रीम कोर्ट तो एक ही होगी बट हाई कोर्ट्स कितने हैं, 25, एंड उसमें से 4 जो है वो कॉमन हाई कोर्ट्स हैं. एंड दिल्ली इज़ दी ओनली यूटी जिसकी खुद की एक हाई कोर्ट है. ठीक है, अब अपॉइंटमेंट पे आते हैं. सो अपॉइंटमेंट अगर हम देखें, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस को एंड कंसल्ट करते हैं सीजेआई को. ठीक है, जब सीजेआई को जो है करना है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है तब प्रेसिडेंट करेंगे. बट जब बाकी जजेस को करना है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, तब इनको कंसल्ट करना होता है सीजेआई के साथ. अब इनके रिगार्डिंग 4 इंपॉर्टेंट जजेस केस हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं बहुत बार, मेंस में भी क्वेश्चन आया था एनजीएसी के रिगार्डिंग. सो जैसे फर्स्ट जजेस केस होता है 1981 में, वहाँ पे कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे लिखा था कि आपको प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट जजेस को आफ्टर कंसल्टिंग सीजेआई. ठीक है, तो फर्स्ट जजेस केस में कहा कि ये सिर्फ कंसल्टेशन है, इट इज़ नॉट कॉन्करेंस, मतलब सीजेआई की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं होगी. ठीक है, सेकेंड जजेस केस होता है 1993 में. वहाँ कहते हैं कि सीजेआई की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग भी रहेगी, मतलब कंसल्टेशन मीन्स कॉन्करेंस प्लस सीजेआई जो है वो फर्दर 2 सीनियर मोस्ट जजेस का एडवाइस लेंगे. ठीक है, देन 1998 में थर्ड जजेस केस होता है. वहाँ पे सेम कहा जाता है कि सीजेआई जो है उनका कॉन्करेंस चाहिए प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस. यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस का जो है वो एडवाइस लेंगे. देन जो फोर्थ जजेस केस होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक एनजीएसी एक्ट लाया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी. तो बेसिकली ये एक वो था, जजेस को अपॉइंट करने का एक सिस्टम था जिसमें एग्जीक्यूटिव का भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल था. तो इस चीज़ को जो है नल एंड वॉइड कर दिया गया 4 जजेस केस में. ये एनजीएसी लाया गया था बाय 99th अमेंडमेंट एक्ट. ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, 99th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किसके रिगार्डिंग था, तो 2014 में ये अमेंडमेंट आया था एंड 2015 में 4 जजेस केस में ये चीज़ जो है इसको नल एंड वॉइड कर दी गई. ग्राउंड क्या था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ये हार्म करता है. फाइन. देन सुप्रीम कोर्ट ने सेकेंड जजेस केस में ये भी कहा कि ओनली सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट दे कैन बिकम सीजेआई. ठीक है, बट ऐसे कुछ केसेस हुए हैं जहाँ पे जो है वो सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड कर दिया गया एंड किसी जूनियर पर्सन को जो है वो सीजेआई बना दिया गया. वो आप मुझे एग्जांपल बताएं, 2 एग्जांपल्स ऐसी थी, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं वो कौन से ऐसे जजेस से पूछा जा सकता है. ठीक है, अच्छा, अब हम अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस की बात करते हैं. इन्हीं के साथ यहाँ पे क्या थी, प्रेसिडेंट एंड सीजेआई थे प्लस ये सीनियर मोस्ट जजेस थे 4. हाई कोर्ट में अगर हम देखते हैं यहाँ के जजेस को प्रेसिडेंट प्लस सीजेआई, ये तो सेम रहेगा दोनों चीज़ें,
अब स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट में हाई कोर्ट्स होंगी तो उनके गवर्नर के साथ भी कंसल्ट करना है, प्लस जो सीजे ऑफ दो हाई कोर्ट्स जो स्टेट की हाई कोर्ट रहेंगे उनके भी चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2% और बढ़ जाते हैं। अगर क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। एंड यू शुड ईदर बी हाई कोर्ट जज फॉर 5 ईयर्स, या फिर आप हाई कोर्ट एडवोकेट होने चाहिए फॉर 10 ईयर्स, या फिर आप प्रेसिडेंट की ओपिनियन में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए। ये 3 कंडीशंस हैं, तीनों में से अगर एक भी आप फुलफिल करते हो इन तीनों में से तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया होना, दैट इज़ अ कंपल्सरी थिंग, ठीक है। अगर वहीं पे आप हाई कोर्ट जज की बात करते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस है, तो ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। प्लस और क्या कंडीशन है कि या तो उन्होंने कोई जुडिशल ऑफिस होल्ड करके रखा हो 10 ईयर्स तक, मतलब 10 साल के लिए वो जुडिशल ऑफिसर रहे हों कोई, एंड या फिर हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हो फॉर 10 ईयर्स। तो ये वाला कंडीशन तो सेम है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे बाकी क्या था, हाई कोर्ट जज फॉर 5 ईयर्स, यहाँ पे है जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया होना चाहिए फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। बाकी सब सेम है। टेन्योर की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टेन्योर जो है वो फिक्स नहीं करा है कि 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, और ना ही कोई मिनिमम एज बताई गई है। बट हाँ, मैक्सिमम एज बताई है कि अप टू द 65 ईयर्स ऑफ एज सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। एंड वही अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट जजेस की, तो वहाँ पे भी मिनिमम या टेन्योर कुछ नहीं बताया है, बस मैक्सिमम बताया हुआ है 62 ईयर्स। देन अगर इन्होंने रिज़ाइन करना है, अगर सुप्रीम कोर्ट जजेस ने, प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर कोई भी क्वेश्चन रेज होता है रिगार्डिंग द एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, कोई भी डिस्प्यूट रेज होता है तो वो पार्लियामेंट डील करेगी। सिमिलरली यहाँ हाई कोर्ट जजेस में क्या होता है, हाई कोर्ट जजेस का कुछ भी एज के रिलेटेड इशू होता है तो उसको प्रेसिडेंट डील करेंगे। स्ट्रेंथ भी यहाँ पे क्या था, हाई कोर्ट में प्रेसिडेंट डील करेंगी, एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जजेस में पार्लियामेंट डील करेगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट अगर आप देखें, रिमूवल कैसे होगा। रिमूवल ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस दोनों का सेम ही प्रोसीजर है, तो वो इजी रहेगा आपको याद करना। सबसे पहले तो रिमूवल करते कौन है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट करेंगे एंड रेकमेंड करेगी पार्लियामेंट। यहाँ पे अगर हाई कोर्ट जजेस के भी रिमूवल प्रोसीजर को चलाना है तो वहाँ पे गवर्नर का रोल नहीं होता है, ठीक है। गवर्नर या फिर हाई कोर्ट का वहाँ पे रोल नहीं होता है, वहाँ पे पार्लियामेंट का ही रोल होता है, पार्लियामेंट, एंड फाइनल डिसीजन रहता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। ग्राउंड क्या है रिमूवल के लिए दोनों का, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, फाइन। अब ये वाला जो चीज़ है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम रिमूवल प्रोसीजर पे चलते हैं। सो दोनों का सेम है फॉर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। एंड ये चीज़ रिमूवल प्रोसीजर जो है, दिस इज़ नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, तो ये किसके थ्रू फिर दिया गया है ये प्रोसीजर, जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968, इंपॉर्टेंट है। तो जब ये रिमूवल होगा, पहले तो रिमूवल मोशन को साइन करेंगे। अगर लोकसभा में स्टार्ट हो रहा है, मतलब लोकसभा के 100 मेंबर्स जो है उनको साइन करना है, एंड राज्यसभा में 50 मेंबर्स को साइन करना है, ठीक है। एंड दिस इज टू बी गिवन टू स्पीकर और चेयरमैन, मतलब जिस भी हाउस में स्टार्ट हो रहा है। अगर लोकसभा में स्टार्ट हुआ तो 100 मेंबर साइन करके देंगे, अगर राज्यसभा में हो रहा है 50 मेंबर साइन करके देंगे, एंड अपना जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनको देंगे। फर्दर ही और शी कैन एडमिट और रिजेक्टेड, ठीक है। अगर तो एडमिट कर दिया तो 3 मेंबर्स की कमेटी बनाएंगे, उसमें कौन कौन होंगे, CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी होंगे। यहाँ पे ये जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का रोल है, जब 3 मेंबर्स कमेटी बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे CJI हैं, देन CJ ऑफ हाई कोर्ट, एंड एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहेंगे, ठीक है। और अगर इन्होंने कहा कि हाँ सच में प्रूव मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी कुछ फाउंड हुआ है, मतलब जिन ग्राउंड्स पे रिमूव करना है, तो फिर पार्लियामेंट जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी से जो है इनको कर देंगे रिमूव, एंड बाद में प्रेसिडेंट का फाइनल डिसीजन रहता है और वो ऑर्डर वहाँ से पास कर देते हैं। सो दिस इज़ हाउ अ सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड। नाउ कोई भी आज तक सुप्रीम कोर्ट जज जो है इम्पीच नहीं हुए हैं, तो प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टार्ट की गई थी, जैसे अगेंस्ट जूरिस्ट वी रामास्वामी, सोमेन सेन एंड फॉर्मर CJI दीपक मिश्रा, तो इनके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की गई थी। देन अगर हम सैलरीज़ की बात करते हैं, तो सैलरीज़ वगैरह जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस की पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं फॉर। देन नेक्स्ट क्या है कि अगर कभी जो CJI की पोस्ट अगर वैकेंट हो जाती है या वो एब्सेंट होते हैं टेम्पररी पीरियड के लिए, तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एन एक्टिंग CJI। कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। CJI को अपॉइंट करना है भाई, कोई छोटी मोटी पोस्ट थोड़ी है, तो प्रेसिडेंट करेंगे।
बट अगर कोई एडहॉक जज को करना है, मतलब लैक ऑफ कोरम हो गया है, तो कुछ एडहॉक जजेस को टेम्प्रेरी बेसिस पे लाना है, वो CJI करेंगे खुद अपॉइंट, ठीक है। बट हाँ, वो CJI ऑफ हाई कोर्ट को कंसल्ट करेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट का भी प्रीवियस कंसल्टेशन जो है, उनका कंसेंट चाहिए, फाइन। अगर किसी रिटायर्ड जज को करना है तब भी CJI करेंगे। बस ये इतना सा फैक्ट याद रख लो, अगर एक्टिंग CJI करना है तो प्रेसिडेंट करेंगे, अगर एडहॉक जज या रिटायर्ड जज करना है तो CJI करेंगे, फाइन। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें हाई कोर्ट के जज के केस में क्या होता है, सो यहाँ पे एक्टिंग CJI, यहाँ पे भी मतलब एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है ये, नॉट CJI, तो इनको प्रेसिडेंट ही करेंगे। रिटायर्ड जजेस को अगर करना है तो जो CJI ऑफ हाई कोर्ट हैं वो करेंगे, जैसे वहाँ पे क्या कर रहे थे, CJI कर रहे थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के केस में। बट अगर हाई कोर्ट जजेस के केस में करना है तो कौन करेंगे, CJI ऑफ हाई कोर्ट, एंड प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए। बट अगर यहाँ पे एक चीज़ का डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे अगर एडिशनल या एक्टिंग जजेस को अपॉइंट करना है हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट करते हैं एंड उनका 2 ईयर्स का टेन्योर रहता है, ठीक है। और ये तभी होता है जब वर्क में कुछ इंक्रीज़ हो जाए, टेम्प्रेरी वर्क ज़्यादा इंक्रीज़ करके, तो एडिशनल या फिर एक्टिंग जजेस को बुला लो, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे 2 ईयर्स के लिए, एंड ये हाई कोर्ट में होता है, फाइन। ऑल्सो अगर ट्रांसफ़र करना है किसी भी हाई कोर्ट जजेस को, ओनली प्रेसिडेंट कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते, ठीक है। एंड कंसल्ट करते हैं ये CJI को, एंड ये सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में कर सकते हो, एज अ पनिशमेंट जो है किसी को आप जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे गवर्नर का कोई रोल नहीं है ट्रांसफर्स ऑफ हाई कोर्ट जजेस में। सो दैट्स इट, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि दिल्ली वुड बी द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट it authorizes CJI to declare other places as well as a seat of Supreme Court, but उसके लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना होगा CJI को, ठीक है। देन आर्टिकल 143 जो है, जिसमें ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस सीख कर सकते हैं, ठीक है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में या किसी प्रीवियस जो अपने इंडिपेंडेंस के पहले जो भी कोई ट्रीटीज थी उनके मैटर्स में भी अगर एडवाइस चाहिए वो ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको अच्छा इसको याद कैसे करना है कि आर्टिकल 143 है, तो 143 मीन्स आई लव यू, जैसे हम याद करते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है उनको सुप्रीम कोर्ट से बहुत प्यार है, उनसे एडवाइस मांगते हैं वो, ठीक है। जब भी एडवाइस मांगेगी सुप्रीम कोर्ट आके एडवाइस दे देगा, मतलब ऐसे याद रखना है। तो प्रेसिडेंट अगर देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए वो बेंच बनाते हैं, प्रेसिडेंट एडवाइस सीख करते हैं, तो उसके लिए बेंच कितने जजेस की बनेगी, 5 जजेस की बेंच बनेगी। अगर बाकी केसेस है कुछ, तो उनके लिए 3 जजेस की बेंच बनती है। नाउ एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में कुछ भी मतलब ऐसा कुछ ट्रीटीज़ के रिगार्डिंग, कन्वेंशन के रिगार्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग अगर कोई प्रेसिडेंट एडवाइस मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो वहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के लिए एडवाइस देना, ठीक है। पर अगर कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में कोई ऐसे एडवाइस मांग ली प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से, तो वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देन ऑल्सो एन इम्पीचमेंट मोशन फॉर रिमूवल ऑफ जज, वो लैप्स नहीं होती है इन केस अगर लोकसभा जो डिसॉल्व कर गई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इम्पीचमेंट मोशन जो है फॉर रिमूवल ऑफ जज वो भी लैप्स कर जाएगी। तो ये एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ऑल्सो आफ्टर रिटायरमेंट जो है कोई भी जजेस प्रैक्टिस नहीं कर सकते, फाइन। अब कुछ पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट है जो कि हम जल्दी से स्किम थ्रू करेंगे। सो जैसे जुरिसडिक्शन पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, इनके पास ये तो गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्लस गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। डायरेक्ट स्टेटमेंट एक बार आ चुकी है प्रीलिम्स में, ठीक है। तो गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, प्रेसिडेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स वो भी सुप्रीम कोर्ट है। देन एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी बॉडीज़ होती हैं कुछ इनके पास, ठीक है। अगर हम देखें ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, रिट जुरिसडिक्शन, एपीलेट जुरिसडिक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं, डिटेल में इनको देख लेते हैं। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मतलब कि ओरिजिनली आप डायरेक्टली जो है उस चीज़ के लिए जो भी सब्जेक्ट पे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, ठीक है। किसी हाई कोर्ट के पास या लोअर कोर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनली आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। सो 131 जो है इट डील्स विद दोज डिस्प्यूट्स जिसमें सेंटर या स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। कोई भी फेडरल डिस्प्यूट्स अगर हों तो उनका एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको हाई कोर्ट डील नहीं कर सकती, ठीक है। एक्सक्लूसिव मीन्स कि कोई और कोर्ट यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकती डिस्प्यूट्स, एंड ऑल्सो नॉट बाय वे ऑफ अपील, बट कि आप फर्स्ट इंस्टेंस में ही जा सकते हो वहाँ पे, तो दैट इज़ ओरिजिनल। तो ये चीज़ें हैं। ऑल्सो ये चीज़ भी देखनी है कि क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल नेचर जो है
इस 131 आर्टिकल से एक्सक्लूडेड होते हैं। एंड ये जो 131 है कहाँ पे एक्सटेंड नहीं होता है, अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी वगैरह हो जाती है तो उसके रिगार्डिंग का कोई डिस्प्यूट है वो यहाँ पे नहीं सुना जाएगा, ठीक है। देन इंटर वाटर स्टेट डिस्प्यूट्स, इसके रिगार्डिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है, यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए स्पेसिफिकली अलग से ट्रिब्यूनल्स वगैरह बनाए होते हैं पार्लियामेंट ने, ठीक है। देन मैटर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, एडजस्टमेंट ऑफ सर्टन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, वो भी ये नहीं देखता, ठीक है। देन ऑर्डिनरी डिस्प्यूट अगर होता है कॉमर्शियल नेचर का बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, फेडरल नेचर का होगा तब ये सुनेगी सुप्रीम कोर्ट, बट कॉमर्शियल नेचर का कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, तो उनको नहीं सुनेगी। देन रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय अ स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, वो भी नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन, तो रिट का हमने पहले भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 5 टाइप की रिट होती है। देन जो रिट पावर होती है हाई कोर्ट की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू, मतलब ब्रॉडन होती है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। बट अगर आप टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की पावर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाई कोर्ट। ऐसा क्यों था कि हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा क्यों थी सुप्रीम कोर्ट से, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट इशू कर सकता है, बट हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर एनी अदर कॉल्स, ठीक है, जिनका उनको सही लगे। देन व्हाट नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, तो मतलब वही कि हाई कोर्ट के बाद आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, इसके हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट और क्या चीज़ें हैं, अपील बाय स्पेशल लीव, ये भी एक प्रोविज़न होता है, ठीक है, 136 आर्टिकल के अंडर है। एंड आपको ये चीज़ याद रखनी है, दिस इज़ नॉट अ राइट, ये डिस्क्रिप्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की कि वो कह सकते हैं कि कोई भी मैटर को आप वहाँ पे लेके आओ, सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके आओ, ठीक है। और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है, वो हमने देख लिया, प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, दैट्स इट। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इस पर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अगर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 129 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 215 कहा जाता है कि इट विल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये वाले तो आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। सेकेंड थिंग, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, चलिए इस पे बाद में आते हैं, पहले ये देख लो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होता क्या है। तो कोई भी जजमेंट्स वगैरह, मतलब जितने भी जजमेंट्स होंगे, प्रोसीडिंग्स होंगे इनके, वो रिकॉर्ड किए जाएंगे फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी, ये सब बोला हुआ है। इनका एविडेंशियरी वैल्यू रहेगा, इट कैन नॉट बी क्वेश्चनड, उनके जो भी जजमेंट्स रहेंगे। देन ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब याद रखना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वर्ड जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं करा गया है, ठीक है। तो फिर कहाँ डिफाइन करा है, कहाँ ये करा गया है कि सिविल और क्रिमिनल होंगे, ये चीज़ जो है ये एक्ट में करा गया है डिफाइन, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट जो है उसमें डिफाइन करा गया है, और इसमें डिफाइन ये सेग्रीगेट करा गया है कि सिविल और क्रिमिनल ऑफेंस रहेगा। अगर सिविल कंटेम्प्ट क्या मीन्स कि आप बिल्कुल डिसऑबीडियंस कर रहे हो किसी जजमेंट का, ऑर्डर का, ठीक है। और अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट पूछा जाए वो क्या है, तो इफ़ यू स्कैंडलाइज और लोअर द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट, आप इंटरफेयर करते हो विद द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, इंटरफेयर करते हो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैटर, तो वो हो जाएगा क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और ये जो एक्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 में आया था, बस यही है। देन पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये सब चीज़ें हैं। याद रखना है कि वर्ड जुडिशियल रिव्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, वर्ड इज़ नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल्स 226 ये प्रोवाइड करते हैं कि जुडिशियल रिव्यू जो है एक तरह का एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड करा गया है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप आर्टिकल 13 में देखेंगे तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि जो भी लॉज इनकन्सिस्टेंट हैं या डेरोगेटरी टर्म्स में है इन कंटेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो वो वाइड हो गए, मतलब एक तरह का जुडिशियल रिव्यू आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को 32 ये आर्टिकल के अंदर एंड हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 ये पावर दी गई है, ठीक है। एक और चीज़ याद रखनी है कि नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन जो है वो यूनियन लिस्ट के जो भी मैटर्स हैं वो हो सकते हैं, एंड इनलार्ज कर सकती है पार्लियामेंट। एक चीज़ याद रखनी है, लेकिन मतलब फेडरल मैटर्स के लिए भी रहेगा, एक चीज़ याद रखनी है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो बढ़ा सकता है, उनकी जुरिसडिक्शन बढ़ा सकता है, बट कभी भी कम नहीं कर सकता, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं हम हाई कोर्ट। अच्छा, हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट का भी ऑलमोस्ट सेम पावर्स है, ठीक है।
बस उनका सुपरवाइजरी पावर्स रहता है अपने लोअर कोर्ट्स पे, ठीक है, वो अलग से एक चीज़ है। बाकी रेस्ट हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ देख लो कि सैलरीज ऑफ हाई कोर्ट जज जो है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सैलरीज जो होती है हाई कोर्ट जज की, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दी जाती है, बट उनकी पेंशन जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है, नॉट CF ऑफ स्टेट से। देन अगर हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, देन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस भी और कुछ जूनियर जजेस होते हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट जजेस। सो अगर हम देखें अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस गवर्नर करते हैं इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, यहाँ पे गवर्नर, हाई कोर्ट एंड स्टेट PSC आ जाता है, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब क्वालिफिकेशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस अगर हम देखते हैं तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। ही और शी शुड नॉट बी ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस, स्टेट या सेंटर में कहीं भी सर्विस नहीं कर रहे होना चाहिए। एडवोकेट या प्लीडर होना चाहिए फॉर 7 years एंड ही और शी शुड बी रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट। तो ये 7 years प्लीडर होना चाहिए, ये याद कर सकते हैं आप। देन नेक्स्ट जो इनका कंट्रोल रहता है ओवर पोस्टिंग्स, प्रमोशन, लीव अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस, वो हाई कोर्ट के पास होता है, डिस्ट्रिक्ट जजेस का नहीं, अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है। देन अगर हम हाई कोर्ट का देखें, इनका जो स्ट्रक्चर रहता है, हाई कोर्ट के नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, तो एक तो डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट होती है एंड एक सेशन जजेस कोर्ट होती है। डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट जो है ये सिविल केसेस से डील करती है, सेशन जज की जो कोर्ट होती है वो क्रिमिनल केसेस से डील करती है, ठीक है। बट इन दोनों ही केसेस की अपीलेट पावर जो होती है और ओरिजिनल पावर जो होती है वो किसके पास होती है, डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट के पास होती है, ठीक है। तो अगर इवन ओरिजिनल भी, मतलब डायरेक्टली अगर क्रिमिनल केस भी होता है तो आप डायरेक्टली भी जहाँ यहाँ पे जा सकते हो और अपील के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है। तो दोनों की ही अपील जो है वो लाई करती है डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट के पास में। अब इनके सबऑर्डिनेट और कौन कौन सी कोर्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट हमने देख लिया डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट। अगर सिविल मैटर्स में ही थोड़ा और हम नीचे आते हैं तो सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट होती है। इनके पास अनलिमिटेड पिक्यूनरी पावर होती है, मतलब जितना मर्जी फाइन कर दो, ठीक है, पनिश करने के लिए। देन उनसे नीचे अगर हम देखें मुंसिफ कोर्ट होती है, वो स्मॉल स्मॉल पिक्यूनरी फाइन्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेशन जज की, तो सेशन जज की जो कोर्ट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है। हम देख रहे हैं ना क्रिमिनल केसेस से डील करती है, तो वहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है या कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकती है, ठीक है, हैंग टिल डेथ वाला। सो लेकिन इट हैज़ टू बी कन्फर्म बाय हाई कोर्ट, वेदर अपील हुई है कि नहीं है। बट आपने कैपिटल पनिशमेंट अगर दी है वो तभी एग्जीक्यूट होगी जब आपने कन्फर्म करवाया है हाई कोर्ट से। देन सेकेंड, अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट की अगर हम बात करते हैं, वो 7 years तक की पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं। एंड उनसे भी अगर हम नीचे आते हैं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट 3 years मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जो है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं नालसा पे, तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं इस पर भी। जैसे आर्टिकल 39A है जो कि फ्री एंड लीगल एड की बात करता है। देन आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। देन 22 आर्टिकल जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो इन सब के लिए मतलब फ्री लीगल एड का एक तरह से प्रोविज़न किया गया है इस एक्ट के अंडर, इन सारे आर्टिकल्स को इन्फोर्स करने के लिए, ठीक है, या उनके लाइन में जो है ये करा गया है। तो इसीलिए नालसा एक्ट आया था। तो ये जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई बिकॉज एक्ट से बनी है। 1987 में एक्ट आया था, इन्हीं के अंडर लोक अदालत जो है ये भी बनी थी। तो ये भी लोक अदालत से अगर पूछा जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि नेशनल लेवल पे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होगी, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुक लेवल, देन हर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है वो होनी चाहिए। पर्सन्स एलिजिबल कौन है जो कि फ्री लीगल एड जो है इनसे पा सकते हैं। सो एक तो वुमन, चिल्ड्रन, जितने भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, SC ST, ये सारे आप पढ़ सकते हैं, या जिनका 1 लाख से कम एनुअल इनकम है। बट हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट में केस करना है तो लेस देन 1.25 लाख का प्रोविज़न रखा हुआ है, ठीक है। बट हाँ, ये आप चीज़ रखनी है कि जैसे क्वेश्चन आ गया था UPSC में प्रीलिम्स में कि ऑल लिखा था, ऑल सीनियर सिटीजन्स। तो अगर ऑल कर दिया जाए ना तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा, बिकॉज मे बी सीनियर सिटीजन्स जो हैं, कुछ सीनियर सिटीजन्स जो है वो रिच फैमिली से भी तो बिलोंग करते होंगे। तो ऑल सीनियर सिटीजन्स जो है वैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अगर वल्नरेबल सिटीजन सीनियर सिटीजन लिखा होता तो वो ठीक है, हो सकता था, बट ऑल नहीं चलेगा। नेक्स्ट चलती है लोक अदालत पे। हमने देखा स्टैट्यूटरी बॉडी है नालसा एक्ट के अंडर ही। फर्स्ट लोक अदालत जो है गुजरात में बनी थी, बट उस टाइम पे स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं मिला गया था, ठीक है, क्योंकि एक्ट तो 1987 में आया था, ठीक है, और ये जो 1982 की बनी हुई है।
इसमें मेंबर्स अगर हम देखते हैं, एक तो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, एक लॉयर रहते हैं और एक सोशल वर्कर रहते हैं। कोई भी कोर्ट फी नहीं है और इनकी जो ऑर्डर होता है वो बाइंडिंग होता है एंड उसकी सिविल कोर्ट के डिक्री की जैसी पावर होती है। अब ये करता क्या है, कौन कौन से केसेस सुनता है, तो कोई भी केस प्री लिटिगेशन स्टेज पे अभी अगर मतलब कोर्ट तक पहुंचा नहीं है या अगर पेंडिंग बिफोर कोर्ट है तो उन केसेस को ये सुन सकता है, ठीक है, लोक अदालत, वहाँ पे आप लेके आ सकते हो। देन कौन से केस सुनेगा ये, सिविल हो या फिर कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस हो। कंपाउंडेबल मतलब ऐसे क्रिमिनल केसेस जो कि फाइन से छूट सकते हैं, ठीक है, पर अगर बहुत ही हीनियस क्राइम कर दिया, मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, तो वो चीज़ें जो है वो डील नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंपाउंडेबल मतलब जिसको आप पिक्यूनियरी पनिशमेंट से केस को रिजॉल्व कर सकते हो, जिसकी पिक्यूनियरी पनिशमेंट होगी बस, ठीक है, ज़्यादा हीनियस क्राइम नहीं है, तो वो सिविल और क्रिमिनल केसेस वो वाले डील कर सकता है। बाकी ये सब देख सकते हैं, रिकवरी केसेस, ये सारी चीज़ें जो है डील कर सकते हैं। फिर इन्हीं के बाद आती है परमानेंट लोक अदालत। तो इस एक्ट में ही 2002 में अमेंडमेंट होती है और यहाँ पे कहा जाता है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको कि अर्जेंट बेसिस पे डील करना होता है। तो अगर ये ऊपर लोक अदालत सारा करने के बाद भी कंसिलिएशन नहीं हुई, दोबारा कोर्ट में ही जाना है अगर केस, तो उससे बेटर है ना कि आप इनका कुछ ऐसा प्रोसीजर लेके आओ जिससे ये चीज़ जल्दी सॉल्व हो जाए, कोई भी केस है वो जल्दी सॉल्व हो जाए। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो है, अगर वैसा कोई केस होता है तो उनका जल्दी जो है रिजॉल्व करने के लिए ये परमानेंट लोक अदालत का कॉन्सेप्ट लाया था। इसमें चेयरमैन होंगे डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज प्लस 2 अदर होंगे जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में एक्सपीरियंस रखते होंगे। देन इनका पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन होता है अप टू 10 लाख, ठीक है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वो टाइम टू टाइम इसको बढ़ा भी सकती है और जो भी इनका डिसीजन रहेगा फाइनल एंड बाइंडिंग रहेगा। नेक्स्ट आती है फैमिली कोर्ट्स पे। सो ये भी एक एक्ट से आया है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1984, मतलब नालसा एक्ट से पहले आ चुका है ये। तो फैमिली कोर्ट्स एस्टैब्लिश कौन करता है, ये 2-3 फैक्ट से इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, ठीक है, ध्यान से सुनना। फैमिली कोर्ट्स को एस्टैब्लिश कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट एंड हाई कोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश कर सकती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट करती है इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे करती है, इन एवरी सिटी एंड टाउन जहाँ पे 1 मिलियन से पॉपुलेशन ज़्यादा हो। ये क्राइटेरिया भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एक तो स्टैट्यूटरी है फर्स्ट फैक्ट, कौन एस्टैब्लिश करता है। देन कहाँ पे करता है, जहाँ पे 1 मिलियन पॉपुलेशन से ज़्यादा हो, ठीक है। और इसमें जो है वो कोई ऑफिशियल्स या जुडिशियल मेंबर नहीं होते हैं। फैमिली कोर्ट्स में सोशल वेलफेयर एजेंसीज, काउंसलर्स वही कंसिलिएशन के दौरान जो है पार्टिसिपेट करते हैं एंड अपील इसकी लाई करती है ओनली टू हाई कोर्ट, दैट्स इट। नेक्स्ट चलते हैं ग्राम न्यायालय पे। तो ये भी ग्राम न्यायालय एक्ट के थ्रू बनी है, 2008 में ये एक्ट आया था। सो इट इज़ अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है। चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। तो सेम ही है जैसे ऊपर फैमिली कोर्ट था, बस ये कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होती है। स्टेटमेंट अगर आए तो करेक्ट मार्क करना है। एंड ऑल्सो ये कहाँ पे बनती है, तो हर पंचायत में इंटरमीडिएट लेवल पे बनती है, ये भी याद रखना है। ग्राम न्यायालय जो है किसी विलेज लेवल पे नहीं बनती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं बनती, इंटरमीडिएट लेवल पे बनती है। दोनों केसेस सुनेगा, क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। देन इस एक्ट को, ग्राम न्यायालय एक्ट को अगर अमेंड करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है दोनों कर सकते हैं एज पर देयर जुरिस्डिक्शन जो भी उन पे होगी। देन इट इज़ नॉट बाउंड बाय रूल्स ऑफ एविडेंस, जैसे एविडेंस एक्ट है उन सबसे नहीं गाइडेड होता, रादर इट इज़ गाइडेड बाय नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स एंड ऑल्सो सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड बाय हाई कोर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान में होनी चाहिए। तो यहाँ पे जुडिशरी हमारा ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट में पहले हम PRI देखते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, देन म्यूनसिपैलिटीज़ करेंगे। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है पार्ट 9 में है, ठीक है, वही म्यूनसिपैलिटीज़ जो है पार्ट 9A में है। PRI जो है आर्टिकल 243 to 243O है, इसके बाद जो स्टार्ट हो जाता है म्यूनसिपैलिटीज़। आर्टिकल 243P से लेके O तक ये था, P से लेके ZG तक जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं। देन यहाँ पे जो है 11th शेड्यूल में है PRI, यहाँ पे 12th शेड्यूल में है, ठीक है, 12th शेड्यूल में है म्यूनसिपैलिटीज़। ये मतलब पार्ट 9 था, पार्ट 9A हो गया, यहाँ पे 11th शेड्यूल था, यहाँ पे 12th शेड्यूल हो गया, यहाँ पे 29 आइटम्स है, यहाँ पे 18 आइटम्स है। देन ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ये 74th अमेंडमेंट एक्ट से आया था, 1992 में ही दोनों एक्ट आए हुए हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा एवोल्यूशन देखते हैं। तो PRIs का जो एवोल्यूशन है, मतलब कुछ कमेटीज़ हैं, नाम पता होने चाहिए। तो उसको ट्रिक याद करना है अगर क्रोनोलॉजी का, कि कौन सी कमेटी पहले आई थी, अगर अरेंज करने के लिए आ जाता है इन केस,
तो आपने याद रखना है बैड है GVK राव, ठीक है, बैड है GVK राव, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। बैड बी से मतलब बलवंत राय कमेटी 1957 में बनी थी। इन्होंने कहा था कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, इतना याद रखना है, इसे ज़्यादा नहीं। सेकेंड आती है बैड में ए, अशोक मेहता कमेटी, इसकी ऑलमोस्ट 20 साल बाद बनी है ये। इन्होंने कहा था कि 2 टियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने न्याय पंचायत भी प्रपोज करी थी कि न्याय पंचायत होनी चाहिए, ठीक है, मतलब पंचायत में ही न्याय होना चाहिए, एक तरह का जुडिशल कोर्ट बना देनी चाहिए। एंड SC/ST की रिजर्वेशन की भी बात करी थी इन्होंने पंचायत में। देन बैड में आता है डी, तो दंतवाला कमेटी थी। देन है मतलब हनुमंथैया, तो हनुमंथैया कमेटी, इन दोनों ने ही कहा था कि प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होने चाहिए अंडर DC। इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रहेगा इतना, बट कमेटीज़ का बस क्रोनोलॉजी देखते चलो तो उन्होंने क्या क्या मेन चीज़ कही थी। देन GVK राव है, ये इंपॉर्टेंट है, ये GVK राव कमेटी 1985 में बनती है, ये प्लानिंग कमीशन ने खुद बनाई थी। एंड इन्होंने कहा था, इन्होंने ये फेज दिया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है इट इज़ अ ग्रास विदाउट रूट्स, मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन ये जो हो रहा है उसका कोई रूट्स नहीं है, वो एक्चुअल में ग्राउंड पे पीपल का जो है वो नहीं हो रहा है एम्पावरमेंट, ब्यूरोक्रेटाइज्ड डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, मतलब पंचायत जो है सारे ब्यूरोक्रेट्स जो है वो रन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ब्यूरोक्रेट्स जो है वो हावी है पंचायत पे, तो वैसा कुछ कहा है इन्होंने कि ग्रास विदाउट रूट्स। और GVK राव ने ये रिकमेंड करा कि रेगुलर इलेक्शंस होनी चाहिए, ठीक है, राव से आप याद कर सकते हैं रेगुलर इलेक्शंस। अच्छा, उसके बाद एक तो बैड है GVK राव, उसके बाद क्या है STG, ये 3 और कमेटी थे। STG मतलब ST कमेटी का बोल रहे हो, STG, ठीक है, ऐसा याद करने के लिए। तो इसमें क्या है, LM सिंघवी है, थुंगॉन कमेटी है, गाडगिल कमेटी है। तो LM सिंघवी कमेटी ने कहा था कि PRI इलेक्शंस का कोई भी डिस्प्यूट होता है उसके लिए अलग से जुडिशल ट्रिब्यूनल्स बनाओ, तो ST हमेशा साथ में आएगा, तो सिंघवी ने कहा कि ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए। दूसरा ठुंगॉन कमेटी जो है इन्होंने फाइनेंस कमीशन बनाने के लिए कहा, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, TF देख लो, TF है मतलब टफ, तो फाइनेंस कमीशन बनाने के लिए कहा थुंगॉन ने। 5 ईयर का टर्म रहेगा, ये भी इन्होंने कहा कि टर्म 5 ईयर का रहना चाहिए पंचायत का। देन नेक्स्ट है गाडगिल कमेटी, इन्होंने इलेक्शन कमीशन होनी चाहिए स्टेट लेवल पे, उस चीज़ की बात करी। अब फर्स्ट जो PRI बनता है राजस्थान नागौर में बनता है 1957 में, मतलब जो फर्स्ट कमीशन आती है रघुनाथ राव कमीशन कमेटी जो आती है उसके 2 साल के बाद ये बनती है नागौर में। उसके बाद आंध्र प्रदेश बाकी जगह पे बनती है। और याद रखिए कि मिनिमम एज 21 ईयर्स है, नॉट 25 ईयर्स, ठीक है, 21 ईयर्स है, जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए 21 ईयर्स के अगर आप हो तो आप कर सकते हो इलेक्शन कंटेस्ट। ये कुछ चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें 73rd अमेंडमेंट एक्ट में ही, दैट इज़ PRI में कुछ प्रोविजंस है, जैसे कि ग्राम सभा एक बॉडी होगी। ये क्या बॉडी होगी, ये उन पर्सन्स की बॉडी है जो कि विलेज के इलेक्टोरल रोल्स में जिनका नाम रजिस्टर्ड है, ठीक है। एंड ग्राम सभा की पावर्स की अगर हम बात करें, वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो डिटर्मिन करेगा क्या पावर्स होंगी उनकी। देन पंचायती राज सिस्टम जो है इसमें 3 टियर इंस्टीट्यूशन है, ये 3 टियर सिस्टम है, मतलब विलेज लेवल पे होता है, इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। अब देखो, जो भी सारे लेवल्स पे अगर मेंबर्स की इलेक्शन होनी है, मतलब विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों पे ही जो मेंबर्स की इलेक्शन होगी सभी की, वो डायरेक्ट इलेक्शन होंगी, ठीक है। अब अगर चेयरमैन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल और इंटरमीडिएट लेवल पे जो चेयरमैन है उनकी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगी, एंड विलेज लेवल पे जो चेयरमैन है उनका स्टेट लेजिस्लेचर देखेगी कि किस तरीके से इलेक्शंस करवानी है। ऑल्सो स्टेट जहाँ पे 20 लाख से पॉपुलेशन कम है वहाँ पे पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल की जो है बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे ब्लॉक लेवल पे कोई भी पंचायत नहीं बनाई जाएगी, तो अगर 10 लाख से कम पॉपुलेशन है। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो कहा गया है कि पंचायत में SC/ST की जो रिजर्वेशन है वो इन प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन रहेगा, उस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से। एंड वुमेन की रिप्रेजेंटेशन जो है वो मेंबर्स में भी 1/3 है और चेयरमैन में भी 1/3 है, ठीक है, चेयरपर्सन में भी टोटल रिप्रेजेंटेशन 1/3 वुमेन को मिलनी चाहिए, फाइन। और ये वाली जो है सिर्फ मेंबर्स की है, SC/ST पॉपुलेशन के हिसाब से होगी। टर्म जो है 5 ईयर्स रहता है, ठीक है, अगर पहले ही डिसॉल्व हो गई तो आपको बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म इलेक्शंस करवाने होंगे, ठीक है। बट अगर देखो डिसॉल्व हो गई बट अभी जो 5 ईयर का टर्म था उसमें 6 मंथ से कम ही रह गया है इनका टर्म, ठीक है, सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, तो उसमें इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जो भी न्यूली इलेक्टेड पंचायत बॉडी बनेगी
तो वो सिर्फ रिमाइंडर पीरियड के लिए रहती है, ठीक है, उसको पूरा टर्म 5 ईयर्स नहीं मिलता, सिर्फ रिमाइंडर पीरियड के लिए रहती है। तो यहाँ पे अगर है ही 2-3 मंथ्स बचे हैं, दोबारा इलेक्शन करवा के इतना खर्चा करना और रहना भी उसने सिर्फ 2 मंथ्स के लिए, तो उसकी वजह से ये प्रोविज़न रखी गई है, ठीक है। देन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है तो उनको गवर्नर अपॉइंट करेंगे, टेन्योर जो है वो भी गवर्नर देखेंगे कितना होगा, एंड उनको रिमूव अगर करना है तो वो हाई कोर्ट जज की तरह रिमूव होंगे। तो याद रखना है, ये हम आगे भी वैसे पढ़ेंगे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उनके मेंबर्स या जो भी कमिश्नर होंगे उनको हाई कोर्ट जज की तरह रिमूव किया जाता है, ठीक है। मतलब आप देख लो ध्यान में कैसे था, पार्लियामेंट जो है स्पेशल मेजॉरिटी से वो करती है ये सब, देन प्रेसिडेंट जो है वो अप्रूव करते हैं। ऑल्सो कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट होता है पंचायती राज इलेक्शंस का, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो डिटर्मिन करती है कि कैसे उसको सुलझाना है, कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफेयर, इंपॉर्टेंट है ये भी। देन स्टेट फाइनेंस कमीशन होती है, उसको भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं एवरी 5 ईयर्स, जैसे फाइनेंस कमीशन होती है सेम वैसा होता है, बस यहाँ पे गवर्नर करते हैं। इनका जो क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सब स्टेट लेजिस्लेचर डिटर्मिन करेगी, ठीक है। अब ये अप्लाई होना है यूटीज़ पे लॉ की नहीं, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है, ये प्रेसिडेंट डिटर्मिन करते हैं, नॉट पार्लियामेंट, क्योंकि यूटीज़ जो है वो प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं उस वजह से। देन एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो ये कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन्स हैं, 5th शेड्यूल रीजन्स हैं, वहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे ये आप देख लेना खुद ही। और पार्लियामेंट जो है लेकिन इस चीज़ की जुरिस्डिक्शन जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कि लॉ अप्लाई होना है कि नहीं अगर इन एरियाज़ में, तो पार्लियामेंट डिटर्मिन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वॉलंटरी और कंपल्सरी प्रोविजंस भी हैं इस एक्ट के अंदर। वॉलंटरी प्रोविजंस क्या है, जैसे अच्छा पहले कंपल्सरी प्रोविजंस देखते हैं। इलेक्शंस करवाना है, 21 ईयर्स मिनिमम एज है, रिजर्वेशन जो है SC ST वुमेन का ये भी कंपल्सरी है, 5 ईयर टेन्योर रहेगा, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये सब कंपल्सरी है। बट अगर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देना है, SC ST वुमेन को छोड़ के अगर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देना है, दैट इज़ अ वॉलंटरी प्रोविजन। ऑटोनॉमी देनी है, फाइनेंशियल पावर डिवॉल्व करनी है, वो सब वॉलंटरी प्रोविजंस हैं। देन एक पेसा एक्ट है, 1996 में आया था। हमने देखा कि 5th शेड्यूल एरियाज़ में जो है वो पंचायती राज एक्ट नहीं अप्लाई होता है, ठीक है, और भी कुछ रीजन से, तो उन एरियाज़ के लिए 5th शेड्यूल एरियाज़ के लिए पेसा लाया गया था, फिर पेसा एक्ट, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, इसको बाद में करते हैं, पहले हम म्यूनसिपैलिटीज़ वाला कवर कर देते हैं, देन हम पेसा एक्ट पे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं उनको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ जो है वो डील करती हैं। एक तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो रहेगा, ठीक है। देन अगर कैंटोनमेंट बोर्ड की बात आती है, वहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री का रोल आ जाता है, और यूटीज़ के केस में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स का रोल आ जाता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा एवोल्यूशन देखें तो फर्स्ट म्यूनसिपैलिटी जो है वो मद्रास में बनी थी 1687 के टाइम पे, देन बॉम्बे कैलकाटा वहाँ पे भी बन गई। देन लॉर्ड मेयो का रेजोल्यूशन आता है 1870 में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के रिगार्डिंग, तो फादर ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं लॉर्ड मेयो को, एंड रिपन को कहते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। एंड इन्होंने मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिया था, फाइन, 1882 में। रिपन का टाइम पीरियड आपको पता होगा, 1882। देन एक रॉयल कमीशन आती है 1907 में, इनके चेयरमैन होते हैं हॉब हाउस, तो ये भी मे बी फैक्चुअल कभी पूछा जा सकता है। 74th अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया है कि 3 टाइप्स की म्यूनसिपैलिटीज़ रहेंगी। फर्स्ट, जो थोड़ा ट्रांजिशन वाला एरिया है, रूरल टू अर्बन जो भी डेवलप कर रहा है, उसको नगर पंचायत कहेंगे, ठीक है, वहाँ पे नगर पंचायत होगी। अगर थोड़ा स्मॉल अर्बन एरिया है, मतलब अर्बन एरिया है, ट्रांजिशन एरिया नहीं है, अर्बन है बट स्मॉल है, तो वहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल होगी। एंड अगर लार्जर अर्बन एरिया है तो वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी, ठीक है। सिर्फ 3 टाइप्स की म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं वो बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम कॉम्पोजिशन देखते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ की, तो मेंबर्स जो हैं उनको इलेक्शन उनका डायरेक्टली होता है, ठीक है, एंड बाकी जो चेयरमैन की इलेक्शन कैसे होगी वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो डिटर्मिन करेगा। देन जो उनकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनको वार्ड कहते हैं, ठीक है। एंड जो वार्ड कमेटी होती है, वार्ड कमेटी किन एरियाज़ में बनती है, जहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, और कॉम्पोजिशन जो है वो डिटर्मिन करेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो मैं इसको कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज करवाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको लगता है कि ये फैक्ट आप स्किप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मेरी तरफ से कोई छूटे नहीं, ठीक है। एंड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यार, एलिमिनेशन में हेल्प हो सकता है, ठीक है, कोई स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते हो आप इसके हेल्प से। तो अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो रिजर्वेशन जो है SC ST का पॉपुलेशन के हिसाब से मिलेगा। 1/3 सीट्स जो वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं, बट चेयरमैन जो है
चेयरमैन में किस तरीके से रिजर्वेशन होगी वो स्टेट लेजिस्लेचर डिटर्मिन करेगा। हमने यहाँ पे क्या देखा 73rd में कि वुमेन जो है चेयरमैनशिप में भी 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को मिली है, बट यहाँ पे चेयरमैनशिप में नहीं है रिजर्वेशन, ठीक है, ये डिफरेंस है। ऑल्सो ये जो है 5th और 6th शेड्यूल एरिया दोनों पे नहीं अप्लाई होता, ये जो ऐसे 5th शेड्यूल एरिया पे अप्लाई नहीं होता था, और 6th शेड्यूल के जो हमने एरियाज देखे थे पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, और ये जो है ये भी 5th 6th शेड्यूल में नहीं अप्लाई होता। अब दो चीज़ें देखनी है हमने, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। ये थोड़ा सा फैक्चुअल स्टफ है, अगर आपने कभी पढ़ा है, मतलब मैंने काफ़ी बार याद करा है तो मुझे ईजी लगता है ये चीज़। अगर आपके लिए थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल लग रहा है तो स्किप कर दो, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में बस ये चीज़ है कि 4/5 मेंबर्स जो है उनको इलेक्ट किया जाएगा बाय हुम, बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। 4/5 मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा इन प्रपोर्शन ऑफ रूरल अर्बन पॉपुलेशन। और मेट्रोपॉलिटन एरियाज में क्या होता है, वहाँ पे 2/3 मेंबर्स जो है वो इलेक्ट किए जाएंगे एंड इन प्रपोर्शन ऑफ म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायती पॉपुलेशन। पंचायत में जितनी पॉपुलेशन है, म्यूनसिपैलिटीज़ में जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 4/5 है, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे इन प्रपोर्शन ऑफ रूरल अर्बन पॉपुलेशन, यहाँ पे डिफरेंट है। दैट्स इट। अब टाइप ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स अगर हम देखें तो फर्स्ट इज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। देखा हमने बिग सिटीज़ के लिए होता है, वहाँ पे काउंसिल होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है एंड कमिश्नर होते हैं। जो काउंसिल होती है वो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स दोनों होते हैं। इसमें हेड होते हैं कि मेयर, जिनका 1 ईयर का रिन्यूएबल टर्म होता है, ठीक है। एंड जो कमिश्नर होते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन पे काम करते हैं। एक फैक्ट आपको याद रखना है कि हम जितने भी अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स का पढ़ेंगे टाइप 7 टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें से सारे ही स्टैट्यूटरी हैं, मतलब किसी ना किसी स्टेट एक्ट से बने हैं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से बने हैं। बट 2 एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, जो जैसे एक नोटिफाइड एरिया कमेटी है वो नोटिफिकेशन से बनी है, नाम में ही दिख रहा है नोटिफिकेशन से बनी है, तो वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। दूसरा एक जो पोर्ट्स ट्रस्ट होगा, पोर्ट ट्रस्ट, ये अब पोर्ट्स की बात चल रही है ना, तो पोर्ट्स को कौन हैंडल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है, तो वहाँ पे पार्लियामेंट जो है उसके एक्ट से बना है वो, ठीक है। बाकी सभी में स्टेट के एक्ट से बना हुआ है, इसलिए स्टैट्यूटरी है। पोर्ट वाली जो है वो भी स्टैट्यूटरी है, बट वो पार्लियामेंट के लॉ से बनी है। तो नेक्स्ट चलते हैं म्यूनसिपैलिटी। ये थोड़ा स्मॉलर सिटीज़ के लिए होता है, स्टैट्यूटरी है। इनके जो काउंसिल है डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। देन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो हैं वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, दैट्स इट। नोटिफाइड एरिया कमेटी, इसको गवर्नमेंट गैजेट में नोटिफाई किया जाता है। इट इज़ एन एंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी, इंपॉर्टेंट है ये। मोस्टली आप देखेंगे सभी में क्या है, हाफ जो है इलेक्टेड रहेगा, हाफ जो है वो रहेगा नॉमिनेटेड, ठीक है। 1-2 जगह पे डिफरेंस है वो हम देखेंगे। ये वाली एंटायरली नॉमिनेटेड है एंड ये स्टैट्यूटरी नहीं है, ठीक है, नोटिफिकेशन से बनी है। टाउन एरिया कमेटी की अगर हम बात करते हैं, सिविल फंक्शन से ये देखता है, टाउन एरिया में जो भी छोटे मोटे सिविल फंक्शंस होंगे उनको देखेगा, एंड इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बोथ। कैंटोनमेंट बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो सिविलियन पॉपुलेशन जो होती है कैंटोनमेंट एरिया में, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है। 2006 के एक्ट से बना हुआ है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही कम्प्लीटली हैंडल करता है। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका 5 साल का टर्म रहता है। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो जब तक अपने ऑफिस में रहते हैं तब तक उनका टर्म रहता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं कैंटोनमेंट एरिया के, ठीक है, वो इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो उनको अपॉइंट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कैंटोनमेंट बोर्ड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे उनको ये अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट टाउनशिप जो है ये एंटायरली नॉमिनेटेड है। तो 2 देख लिए हमने, नोटिफाइड एरिया कमेटी एंड टाउनशिप एंटायरली नॉमिनेटेड है। पोर्ट ट्रस्ट देखा हमने, पार्लियामेंट के लॉ से बनता है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, इतना काफ़ी है, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट एक और चीज़ देख लो, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट 1954 में ये बना हुआ है। एग्जीक्यूटिव बॉडी है बिकॉज ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बना है, स्टैट्यूटरी नहीं है, फाइन। 263 एक्ट के अंदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ये बना हुआ है। पहले ये रूरल एंड अर्बन दोनों का देखता था, बट 1955 के बाद से सिर्फ अर्बन लोकल बॉडीज़ को देखता है। चेयरमैन इनके खुद मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ओके, बट स्ट्रैटेजी नहीं है ये। तो यहाँ पे हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी ख़त्म होता है। हाँ, एक चीज़ पैसा रह गया, पैसा कर लेते हैं पहले। सो पैसा एक्ट 1996 में आता है। 5th शेड्यूल एरियाज में जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो नहीं इम्प्लीमेंट हुआ था 73rd अमेंडमेंट एक्ट, सो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक्सटेंशन के लिए एक्ट लाया था 1996 में। क्या है ये
पता है, ये बेसिक चीज़ें पता है, उस पर नहीं जाऊँगी मैं। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जैसे कि ग्राम सभा की कुछ पावर्स दी गई हैं। जो भी प्लान्स अप्रूव करने हैं, प्रोजेक्ट्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसकी पावर किसके पास है? ग्राम सभा के पास। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज अंडर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कौन करेगा? ग्राम सभा करेगा। देन रिकमेंडेशन देना फॉर ग्रांट ऑफ माइनिंग लीज फॉर माइनर मिनरल्स इन शेड्यूल्ड एरियाज, ये भी ग्राम सभा या पंचायत करेगी। ठीक है, तो ये पावर्स हैं। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो हाफ ऑफ द सीट्स जो है मेंबर्स की वो एसटीज़ के लिए रिजर्व होंगी, क्योंकि ट्राइबल एरिया ना, तो हाफ मेंबर्स की जो सीट्स है वो एसटीज़ के लिए रिजर्व रहेंगी। एंड चेयरमैन की जो सारी पोस्ट हैं, सारी ही सीट्स जो चेयरमैन की, वो भी एसटीज़ के लिए ही रिजर्व रहेंगी। ये चीज़ याद रखनी है, बस इतना ही है इसमें। अब नेक्स्ट कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स देख लेते हैं, एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ओके, सो मिसलेनियस में जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इसमें बस याद रखो 97th अमेंडमेंट एक्ट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 97th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो डील करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ठीक है, 2011 में ये आया था। अच्छा, आप मुझे बताइए, हमने पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लास्ट वीडियो में भी, उससे लास्ट वीडियो में भी हमने करा था। जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ का, उसका अमेंड जो है वो किस अमेंडमेंट एक्ट से करा था? ठीक है, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन होती है कि 91 था, 93 था या 97 था। तो 97 तो बता दिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है, अब आप बताएं कि वो किससे डील करता था। ठीक है, और ये 9B में है। पार्ट 9 में क्या था? PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। 9A में क्या था? म्यूनसिपैलिटीज़। 9B में आ जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, अब इसमें रिसेंटली क्या था, एक इशू हो गया था कि स्टेट चेयरमैन ने कहा था कि ये जो एक्ट पास किया गया था वो आपने हमारी रेटिफिकेशन से नहीं किया, जबकि ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक्ट जो है सिर्फ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव से डील करेगा। जो स्टेट वाली होंगी, ओनली जो एक स्टेट में लिमिटेड है, उसको स्टेट ही देखेगा। ठीक है, इतना ही है बस। देन नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है दैट इज़ ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल्स की जो प्रोविज़न है दैट वाज एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने ट्रिब्यूनल्स ऐड किए थे। ठीक है, ये जो पार्ट है इसमें सिर्फ 2 ही आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 323A एंड 323B। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, 323A और B जो है वो याद कर लो, इम्पॉर्टेंट है ये। तो अगर 323A की बात करें, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे ओनली पार्लियामेंट को पावर है टू प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात चलती है फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, सर्विसेज की कंडीशन जो हैं ऑफ जो भी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं ना, सिविल सर्वेंट्स जो भी हैं, यूनियन, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, PSUs, यहाँ पे जो भी सर्विसेज कर रहे हैं लोग, उनकी रिक्रूटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस, उन सब के रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाएंगे अंडर आर्टिकल 323A। ठीक है, इतना सा है। इट ऑल्सो एनेबल्स पार्लियामेंट टू टेक आउट डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू सर्विस मैटर्स फ्रॉम सिविल कोर्ट्स और ये सब। देन कैट और सैट जो है ये पार्लियामेंट ही सेटअप करता है। हमने देखा ना, ऊपर सिर्फ पार्लियामेंट को पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की, चाहे वो स्टेट लेवल पे होगा वो भी सिर्फ पार्लियामेंट ही बनाएगी। ये एक पॉइंट पे फंसा सकती है UPSC। और अमेंडमेंट एक्ट आपको याद रखना है 42nd। सेकेंड जो है 323B, यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट दोनों को पावर है। ठीक है, और ये ट्रिब्यूनल्स जो है वो अदर मैटर्स के लिए है, लाइक टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म्स एक्सेट्रा। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स का नहीं है इसमें। ठीक है, और इवन 2 और मोर स्टेट्स दे कैन हैव अ सिंगल ट्रिब्यूनल। देन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस बताया हुआ है कि जो 323 वाले हैं पब्लिक सर्विस मैटर से डील करते हैं, ये बाकी मैटर से डील करते हैं। ओनली पार्लियामेंट, बोथ, नो हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स, सिर्फ स्टेट वाला है और सेंट्रल वाला है, यहाँ पे हायरार्की जो है क्रिएट हो सकती है। ख़त्म। अब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे चलेंगे।